अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मुकदम है। नाजरीन, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में उनके भाषण को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। उनके भाषण में ये जाहिर हुआ था, साफ तौर पर वाजे हुआ था कि किस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के दिलो दिमाग में मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत और घृणा है। वीडियो वायरल होते ही न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि इस मुल्क में अमन सुकून चाहने वाले तमाम लोग, फिर चाहे वे किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हो, तमाम लोगों में खलबली मच गई कि भला लखनऊ हाई कोर्ट के जस्टिस इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। आखिर एक धर्म विशेष के खिलाफ इतना जहर कैसे बोल सकते हैं। वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने भी अपना दारोमदार शुरू किया और जस्टिस पर महाभियोग चलाने का ऐलान कर दिया। यकीनन किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर इतने बड़े ओहदे पर फाइज इंसान, जिसके हाथों में, जिसके कांधों पर इंसाफ करने का दारोमदार हो, अगर उसके जहन में इतनी ज्यादा नफरत हो तो यकीनन हमारे मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में ही मानो, क्योंकि ऐसे अदालतों से, न्यायाधीशों से, जस्टिस से इंसाफ की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती। अब जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का नोटिस विपक्ष दे चुका है, ऐलान कर चुका है कि अब महाभियोग के जरिए शेखर यादव को चुनौती दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि भारत में जज को कैसे हटाया जा सकता है और क्या अब तक किसी भी जज को उसके पद से हटाया गया है? बता दें कि हमारे देश के संविधान में हर एक मसले का विधान है और हमारे देश के संविधान में ही जजों के खिलाफ महाभियोग चलाने यानी उन्हें हटाने का भी पूरा विवरण है। संविधान के अनुच्छेद 124, 4, 5, 217 और 218 में इन प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है। इसके तहत सबसे पहले जज को हटाने के लिए एक नोटिस देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा से हो सकती है। इसके लिए सांसदों के हस्ताक्षर वाला साइन किया हुआ नोटिस जो महाभियोग के पक्ष में हो वो देना पड़ता है। अगर ये नोटिस लोकसभा में दिया जा रहा है तो इसके लिए 100 या इससे अधिक सांसदों का समर्थन चाहिए और अगर यही नोटिस राज्यसभा में शुरू हो रही है तो इसके लिए 50 या इससे ज्यादा सांसदों का समर्थन चाहिए। नोटिस के बाद लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति इसे स्वीकार करते हैं, मंजूरी दे देते हैं, तब ही किसी भी जज को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, एक स्टेप कंप्लीट होता है। संविधान के मुताबिक अगर ये नोटिस स्वीकार कर लिए जाते हैं तो सदन के चेयरमैन या स्पीकर 3 सदस्यों वाली जांच कमेटी का गठन करते हैं ताकि जजों को हटाने के लिए जो आधार बताए गए हैं उनकी जांच की जा सके। अब बताते हैं कि इस समिति में कौन कौन लोग होते हैं। इस समिति में सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चेयरमैन या स्पीकर की सहमति से चुने गए एक न्यायविद। अगर यह नोटिस संसद के दोनों सदनों में स्वीकार किया जाता है तो जांच समिति का गठन लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति मिलकर करते हैं। ऐसी स्थिति में जिस सदन में बाद में नोटिस दिया जाता है उसे रद्द माना जाता है। जांच समिति अपने रिपोर्ट के बाद, जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट सौंपती है। इस रिपोर्ट को संबंधित सदन के अध्यक्ष को दिया जाता है। इसके बाद सदन के स्पीकर इस रिपोर्ट को सांसदों के सामने रखते हैं। अगर जांच में जजों को दोषी पाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों में मतदान के लिए रखा जाता है। जज को हटाने की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ती है कुल सदस्यों में से बहुमत का समर्थन हासिल हो। जज को हटाने की प्रक्रिया सदन में जब पूरी हो जाती है तो ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है और इसके बाद राष्ट्रपति के आदेश पर ही जज को हटाया जा सकता है। साल 1991 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जांच समिति ने भी उन्हें दोषी पाया था, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव को पर्याप्त सांसदों का समर्थन नहीं हासिल हुआ। साल 2011 में सिक्किम हाई कोर्ट के जज पीडी दिनाकरन को हटाए जाने के लिए महाभियोग चलाया गया था। मामला जांच समिति तक भी गया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को उस समय रोकना पड़ा
जब जस्टिस दिनाकरन ने जांच समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे दिया। साल 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जांच समिति ने यहाँ भी उन्हें दोषी पाया था। महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा में काफी समर्थन भी मिला, लेकिन लोकसभा में मतदान से पहले ही जस्टिस सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। साल 2015 में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस पारदीवाला पर भी महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मामला था आरक्षण के खिलाफ उनके फैसले में जातिगत टिप्पणी, लेकिन ये पक्ष उस समय कमजोर हो गया जब जस्टिस ने अपने इस पूरे फैसले से इस विवादित टिप्पणी को ही हटा दिया। 2015 में ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस एसके गंगेले को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन राज्यसभा की जांच समिति ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी पर भी महाभियोग शुरू किया गया था। 2016 और 17 में जस्टिस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन जांच समिति के गठन से पहले ही दोनों बार इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं मिला। अब ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ चलाए जा रहे महाभियोग कहां तक पहुंचेगा, ये सोचने वाला विषय है, क्योंकि अब तक इतिहास में किसी को भी महाभियोग के आधार पर उसके पद से नहीं हटाया गया है। लेकिन यह जस्टिस शेखर यादव ने जिस तरह से जहरीला बयान दिया है, उससे साफ है कि आज देश में न्याय व्यवस्था की क्या कुछ कद्र है। क्योंकि अगर न्याय करने वाले ही इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे, धर्म विशेष के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, उन्हें कटमुल्ले जैसे शब्दों से नवाजेंगे, तो आप उनसे न्याय की क्या ही उम्मीद करेंगे। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।